अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन पे वो है रिसर्च पेपर ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और द स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इस चीज़ को हम अच्छे से डिटेल करने से पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड आउट करेंगे। लाइक व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एटम्स एंड मोलेक्यूल्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसकी इंट्रैक्शन होती है मैटर के साथ, एमिशन भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस किया था न्यूटन ने और 1666 में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और हमें उसने बताया था कि एक प्रिज्म लिया उसने और प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट को इमिट करवाया। जब वाइट लाइट इमिट हुई तो वहाँ पर कलर शोज हुए। कलर शो होने के बाद उसने उन कलर्स को नाम दिया और उन नाम को हम आजकल समझने के लिए वेबिग रॉय का नाम जानते हैं। और इस तरह से इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एट्सेट्रा ये सब ये एब्रीवेशन है इन कलर्स के जो हमारे पास रेडिएशन या वेवलेंथ शो होती हैं प्रिज्म से। और नेक्स्ट एटॉमिक, इसके आगे टाइप्स हैं। लाइक अब स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह की होती है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एंड एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो इसकी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस भी है। लाइक हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस्तेमाल कहाँ पे होता है और ज़्यादातर इसका यूज़ किस चीज़ में है, तो हम ये पढ़ेंगे। द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द फंडामेंटल टूल इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होती है, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, विच अलाउ द कंपोजिशन, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एट एटॉमिक स्केल और द मॉलिक्यूल स्केल। और ये स्केल मैक्रो भी हो सकता है एंड माइक्रो भी हो सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस चीज़ से पता चलती है। और आगे इसकी दो तरह की टाइप्स हैं लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एटॉमिक अब्जॉर्प्शंस, ये आगे फिर ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी नेक्स्ट दो टाइप्स हैं लाइक अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इसमें अब्जॉर्प्शन भी होगी एंड एमिशन भी होगी। इन द सेम वे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिंग में भी अब्जॉर्प्शन भी होगी एंड एमिशन भी होगी। बट जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी एंड अलाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। बट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर। तो जैसे कि एटॉमिक में अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन हुई है, सेम इसी तरह मॉलिक्यूलर में भी अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन बोथ होंगी। बट इसमें डिफरेंट ये आ जाएगा कि वहाँ पर ट्रांजिशन जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक थी, बट यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो उसके वाइब्रेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है इन मॉलिक्यूलर एंड वाइब्रेशनल एंड बॉन्ड फॉर्म। एंड इसमें जो स्पेक्ट्रम होगा ना वो बैंड्स की सूरत में हमारे पास प्रोवाइड किया जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिज्म को रख दें और इसमें से वाइट लाइट को पास करवाएं तो हमारे पास रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर शोज होंगे। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे। जिस लाइट को जितना एब्जॉर्ब किया गया है वो उसकी वेवलेंथ को और उसके कलर को शो कर देगा। एंड एब्जॉर्प्शन can be absorption occur when ground state gaseous atom absorb in the UV visible region। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे कि लाइक अगर सन से हमारे पास लाइट आ रही है और उसको प्रिज्म पे डाले तो हमारे पास स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम।
और इन दिस कलर्स आर डिस्पोज्ड लाइक रेनबो, और हमारे पास जो कलर बनेंगे वो एक रेनबो की शक्ल में होंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो फिनोमिनन आता है वो इस साइड पे है, वो हम इस चीज़ को बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हमारे पास एनर्जी लेवल्स की भी कुछ बातें आ जाती हैं कि कौन कौन सा एनर्जी लेवल इस पे अफेक्ट करेगा और कौन सा नहीं। तो नेक्स्ट हम इसको जानने के लिए इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि इस पे कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। लाइक डॉपलर इफेक्ट इस पे होता है एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ होता है। जैसे कि डॉपलर इफेक्ट में ये बताते हैं कि अगर हमारे पास सोर्स जो है डिटेक्टर से दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ में कमी हो जाएगी, और अगर उसकी तरफ जा रहा है मूवमेंट टूवर्ड्स द डिटेक्टर है तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट साइड पे जा रहा है तो वेवलेंथ विल डिक्रीज इन दिस इफेक्ट। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें मैस प्लाज्मा का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है आजकल। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो होती है 2450 मेगाहर्ट्ज़, और माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव जनरेटर इज़ ड्रिवन बाय द मैग्नेट्रॉन्स एंड हीटेड कैथोड इमिट्स। फिर जिन कैथोड को हम हीट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, जो कि फ्लो करता है ऑनवर्ड एनुलर एनोड की तरफ, ठीक है। और जो विच कंटेनिंग द कैविटी रेजोवायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्लो, फिर एक ना स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारे पास फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ द पेपर। और इसी तरह हमारे पास एक मेन कंपोनेंट आता है माइक्रोवेव जनरेटर में MIP के नाम से, जिसमें हम माइक्रोवेव जनरेटर को रीड करते हैं। माइक्रोवेव रेजोनेटर, कोएक्सियल वेव गाइड एंड प्लाज्मा एंड सैंपल इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसी तरह से ये जब द क्वार्ट्ज कैपिलरी आर्गन इज अ प्लाज्मा गैस, मेन फ्लो रेट प्लाज्मा इज इनिशिएटेड बाय द टेस्ला कोयल स्पार्क फ्लाश। टेम्परेचर हम जो ऑफ आर्गन प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो हम यहाँ पर रखेंगे 8500 केल्विन एट 100 केल्विन प्रेशर पे। इस तरह से हमारे पास जिस चीज़ को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। सम टाइम डायरेक्ट करंट प्लाज्मा को भी हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से यूज़ ऑफ चिलेट स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल सेपरेशन भी होती है और 1 डायमेंशनल भी होती है। हमारे पास एक प्रिज्म होता है, वहाँ से ICP से एक हमारे पास एक आती है लाइट वेव आती है जो डिफ्रैक्ट करती है, जो टकराती है हमारे पास मिरर से M1 से, देन वो ग्रेटिंग पे आके कलेक्ट हो जाती है डिफ्रैक्शन से, देन वो फिर प्रिज्म से टकराती है और M2 की वजह से तरफ से टकराती हुई हमारे पास डिटेक्टर की तरफ आ जाती है, और डिटेक्टर हमारे पास वेवलेंथ को बारे में बता देता है कि इसकी इतनी वेवलेंथ हुई है। और इसकी जो सी लीनियर भी हो सकती है, डायनेमिक रेंज, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम इसका करते हैं, और कैलिब्रेशन इंटरनल स्टैंडर्ड्स पे भी हम इसका करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होती है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर सिक्वेंशियल मल्टी एलिमेंट एनालिसिस के लिए, वहाँ पे भी हम मोनोक्रोमीटर्स का यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमीटर में भी एक स्लिट से हमारे पास एक वेव या फिर लाइट आती है, और जो कि टकराती है हमारे पास M1 मिरर से, और नेक्स्ट हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रोटिंग पे आके वहाँ से टकराने के बाद M2 की तरफ और एग्जिट स्लिट की तरफ चले जाती है, और एग्जिट स्लिट के आगे हमारे पास एक डिटेक्टर मौजूद होता है, जो कि एक फोटो मल्टीप्लर ट्यूब भी हो सकती है। और इसका सेकंड नेम हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक जर्नी टर्नर कॉन्फ़िगरेशन, इसका सेकंड नेम ये भी है।
और यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम इसके एंगल को भी देखेंगे, लाइक इसका एंगल कैसे बन रहा है, थीटा कौन सा है, और यहाँ पर एंगल ऑफ द ग्रूव एंड डिस्टेंस बिटवीन द ग्रूव्स, ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। यहाँ पर हम ग्रेटिंग विच जो विथ होगी उसको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे, और जो इस तरह से हमें डिस्टेंस का भी पता चल जाएगा, और जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो भी, और नॉर्मल हमारे पास क्या है ये भी, और इसी तरह से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। और जो हमारे पास 7 उस ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास 1800 टू 3200 लाइंस पर मिलीमीटर पे होंगे। और as the light strikes the grating it is diffracted at the angle which corresponds to the wavelength particular to an element। इसी तरह से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। These words we are written here are in very small, so that's why I only describe all the phenomenon of spectroscopy in words, so please नोट डाउन दीज ऑल थिंग्स। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुलोयन एंड रिएक्शन सेल्स, जैसे कि हमारे पास अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को में हमारे पास एक लाइट इमिट हो रही है प्रिज्म से, उसको सम टाइम्स वहाँ पे कुलोयन भी हो जाती है, और हमारे पास डिटेक्टर उन चीज़ को अच्छी तरह से बता नहीं पाता है, और रिएक्शन भी सम टाइम्स हो जाते हैं। इस तरह से इस चीज़ को भी नोट डाउन किया जाता है ताकि हमारे जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कलेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक मोनोक्रोमेटर होते हैं जिसमें हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए, और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में भी को भी मेजरमेंट करने के लिए हम मोनोक्रोमेटर या फिर जर्नी टर्नर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 मिरर्स होते हैं और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है, जिसमें एक तरफ से एंटर स्लिट होती है, दूसरी तरफ से एग्जिट स्लिट होती है, जहाँ से निकलती है हमारे पास से रेडिएशन, और फिर एक डिटेक्टर की तरफ मूवमेंट करती है और जो हमें वेवलेंथ के बारे में बताता है। इस तरह एक मल्टीपल कलेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इन अ सिंगल कलेक्टर स्कैनिंग बेस्ड PMS, the achievable precision for the isotope ratio measurement is limited। इन्होंने बताया कि हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं उसकी वेवलेंथ मेजरमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो ये सब हमारे पास टॉपिक था अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।